नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमारी जो जीके की सीरीज चल रही है वो राष्ट्रपति के बारे में चल रहा है। अब तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आज राष्ट्रपति पार्ट 3 बनाएंगे हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति भाग 3। पहली 2 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, पदरिक्त कैसे होता है, और थोड़ा सा उसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हल्का सा बताया हमने, जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम जो सीरीज में चल रहे हैं वो तभी समझ में आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा भाई, तो आज का शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो चल रहा है, राष्ट्रपति को जो पावर्स मिली हुई हैं, कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, इन सभी के बारे में देखिए। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको एक जगह ही इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं, वरना तो फिर अलग अलग होता कि भैया ये कार्यपालिका शक्तियां हैं, ये विधायिका शक्तियां हैं, ये विदेशी मामलों की शक्तियां, तो वो अलग अलग बताना पड़ता है थोड़े डिटेल में। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब इतना डिटेल में जाएं, तो आज हम सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति के बारे में सारा कुछ क्लियर कराकर और इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें यहाँ पर। तो कोशिश करते हैं, आप भी साथ दीजिए। राष्ट्रपति, देखिए, अब जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति को जो पेमेंट मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, राष्ट्रपति को किसी न्यायालय द्वारा समन जारी नहीं किया जा सकता, मुकदमा नहीं चल सकता, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें एक चीज देखिए कि राष्ट्रपति जो है, हमारे भारत का राष्ट्रपति, अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य करेगा, मान लिया हमारे वर्तमान राष्ट्रपति है, इन्होंने अपने पद पर रहते हुए कुछ भी कार्य किया, ऐसी स्थिति में पद से हटने के बाद भी ये उस कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया ठीक है आपने ये गलत कर दिया, बाद में उन पर केस चल जाए, ऐसा नहीं होता। तो राष्ट्रपति को इस मामले में कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता कि भाई आपने पद का दुरुपयोग किया था। ठीक है, तो ये भी इनको एक सहूलियत मिली हुई है। दूसरा भाई, भारत के राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है राष्ट्रपति भवन, जो कि रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, पहले इसके बारे में बता देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन है, जो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं, यहां पर इंडिया गेट है, इसके जस्ट सामने इधर की तरफ राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं। यहाँ इंडिया गेट हो गया है, राष्ट्रपति भवन हो गया, बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं एक सीधी सड़क द्वारा। यानी आप अगर राष्ट्रपति भवन में खड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर इंडिया गेट दिखाई देगा, और अगर आप इंडिया गेट के पास खड़े हुए हैं तो सीधा राष्ट्रपति भवन सीधा दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है। इस रास्ते को बोलते हैं राजपथ। तो जो गणतंत्र दिवस की परेड वगैरह होती है वो यहीं से राजपथ से ही होती है। जहां पर राष्ट्रपति भवन है भाई, उसके पास में बिल्कुल यहां पर है विजय चौक। विजय चौक है, ये रास्ता सीधा जा रहा है, ये विजय चौक बनता है। तो इससे अगर हम राइट मुड़ जाएं, इंडिया गेट से जाते हुए राइट मुड़ जाए, तो यहां पर हमारा संसद भवन है। ठीक है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाइए, विजय चौक पर पहुंचिए, विजय चौक पर पहुंचते अगर हम राइट मुड़ जाते हैं तो संसद भवन, सामने चले जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन, और इधर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, ये नॉर्थ है, ये साउथ ब्लॉक है इस तरफ। यानी कि ये कौन सा एरिया है? ये सेंट्रल दिल्ली का वो एरिया है जिसे आप लुटियंस जोन कहते हैं। तो लुटियंस जोन, क्योंकि एडवर्ड लुटियंस ने दिल्ली का डिजाइन बनाया था, तो लुटियंस ने इन बिल्डिंग वगैरह को बनाया, और उनके साथ थे हर्बर्ट बेकर। तो अब यहां पर मैंने इतना जो बताया है उसका मतलब यही था कि ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान लुटियंस का था। मैन कौन थे? लुटियंस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? लुटियंस, ये मैन थे। लेकिन इनके नीचे भी तो कोई अधिकारी काम कर रहे थे। तो जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को बनाया था वो हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। ठीक है, तो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर लुटियंस या हर्बर्ट बेकर जो थे यहां पर कार्य कर रहे थे, और यहां पर कई सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण अभी हमारा मेन टॉपिक है राष्ट्रपति भवन। दूसरी बात भाई, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को
एक राष्ट्रपति भवन नहीं मिला हुआ, दो और भवन हैं जो राष्ट्रपति जी के लिए होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति निलयम, राष्ट्रपति निलयम जो है बोलारम जगह है हैदराबाद में, वहां पर है। ये दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन पूछा जाए तो दिल्ली में है, और राष्ट्रपति निलयम पूछा जाए तो हैदराबाद में है। और एक और है प्रेसिडेंट रिट्रीट, प्रेसिडेंट रिट्रीट ये शिमला में है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति के 3 निवास स्थान आप समझ सकते हैं, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद और प्रेसिडेंट रिट्रीट कहां पर भैया जी? शिमला में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जी के कार्यों में आ जाते हैं दोबारा से। देखिए, सभी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के संधि और समझौते होंगे, संधि और समझौते वो राष्ट्रपति जी के नाम से संपन्न होते हैं। हम पढ़ते हैं कि भारत ने पोलैंड के साथ संधि की, कोई समझौता किया, या संधि नहीं समझौता ही कहेंगे यहाँ पर, या कहेंगे कि हम भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ कोई समझौता किया। अब वो कैसा भी समझौता हो सकता है इंटरनेशनल लेवल का, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि हर समझौते के लिए राष्ट्रपति जी जाएं। किसी समझौते को करने के लिए रक्षा मंत्री जाएंगे, किसी को करने के लिए विदेश मंत्री, किसी को करने के लिए प्रधानमंत्री जी जाएंगे, लेकिन समझौते किसके नाम से संपन्न होंगे? राष्ट्रपति जी के नाम से संपन्न होंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और सम्मान, जैसे भारत रत्न, या फिर भारत रत्न के बाद फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, तो राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार सम्मान है, परमवीर चक्र जैसे भी हैं, ये सब जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति जी वहां पहुंचने में, पुरस्कार देने में असमर्थ है, तो अपने किसी एजेंट को, किसी भी अधीनस्थ को ये पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं कि भाई आप इस काम को कर दीजिए। लेकिन मेन चीज होता है कि ये किसके नाम से दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से दिए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख, ठीक है। हमारे जो थल सेनाध्यक्ष हैं, वायु सेनाध्यक्ष हैं, नेवी चीफ है, या अब CDS हैं, तो इनके ऊपर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख बोले गए हैं। दूसरी बात, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। हालांकि वो क्या होता है कि सीनियरिटी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन फिर भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी राष्ट्रपति के एक विशेष अधिकार है। इसके बाद भाई जी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आ जाते हैं भाई, लेकिन अभी हम उनको अलग नहीं कर रहे भाई, कैटेगरी वाइज नहीं बता रहे, हम सिंपल बता रहे हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात आती है अध्यादेश क्या होता है। तो जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट से नहीं जुड़े हुए, तो अध्यादेश को ऐसा मान सकते हैं कि इसको मानिए टेम्परेरी कानून। एक सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, टेम्परेरी कानून। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज कीजिए, अभी हमारे यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा मान लिया, और पता चलेगा हमें कि अभी संसद सत्र चलने में 1 महीने का टाइम है। मान लिया 1 महीने बाद संसद का सत्र बैठेगा, ये सोच लिए। और किसी ऐसे कानून की जरूरत है जो अभी लागू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज आ गई है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कहेगा कि उसके पास, राष्ट्रपति जी के पास अनुच्छेद 123 के तहत एक पावर है कि वो टेम्परेरी कानून लागू कर दे। ये जो अध्यादेश जारी लागू किया जाता है, इसका जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति जी अध्यादेश लागू कर सकते हैं।
अब क्योंकि संसद के दो सदनों के बीच 6 माह का अंतराल नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 6 माह का हो सकता, कम मतलब कम ही होता 6 से। तो ऐसी स्थिति में जब संसद बैठेगी तो उस अध्यादेश को भी उनके सामने पेश किया जाएगा, उस जैसा विधेयक पेश किया जाएगा, और अगर संसद ने उस पर कानून बना दिया तो वो अध्यादेश आगे कानून का रूप ले लेगा, वरना तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको टेम्परेरी कानून कहा जाता है, क्योंकि इसकी अवधि सिर्फ 6 महीने है, या तो वो कानून बन जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। एक बात और, अगर राष्ट्रपति जी ने किसी भी मैटर पर अध्यादेश जारी कर दिया और वो ऐसा भी हुआ कि उसको संसद ने फेल कर दिया, संसद ने उसको पास नहीं किया कि भाई ये गलत है, देश के लिए नुकसानदेह है, तो ऐसे नहीं, राष्ट्रपति जी से कोई नहीं पूछ सकता कि आपने ऐसा अध्यादेश को क्यों जारी किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अभी विधायी शक्तियों में ही आ रहे हैं। दूसरी बात जो आती है, राष्ट्रपति जी संसद में 12+2 14 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ये राज्यसभा में, ये लोकसभा में। हालांकि ये जो लोकसभा वाले हैं ये अब समाप्त हो गए हैं, ये तो अलग आप जानते ही हैं। ठीक है, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास थी, लेकिन अब ये लोकसभा वाली सिस्टम खत्म हो गया, मालूम हो गया होगा आपको। इसके बाद ये तो हम लोकसभा संसद में बता ही चुके हैं स्पष्ट रूप से, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसके बाद जब हम कानून की बात ही करते हैं तो कोई भी विधेयक जो होता है जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या बनता है, कानून बनता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति जी के पास पहुंचने के पश्चात, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनता है। तो इसका मतलब कानून बनाने के लिए विधेयक पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। ठीक है, अब इस चीज को भी हम पूरी तरह से स्पष्ट समझ लेते हैं। यहां पर भी और कई सारी चीजें आने वाली हैं। अब हम थोड़ा कानून निर्माण भी पढ़ लेते हैं। यहां पर कानून कैसे बनता है, देखिए कानून जो बनाते हैं वो बनाते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों मिलकर कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये जानते हैं। 3 अंग होते हैं संसद के, 2 सदन होते हैं और तीनों मिलकर ही कानून बनाते हैं, आते हैं। इसको समझने से पहले हम एक शब्द पढ़ते हैं, विधेयक। विधेयक का मतलब होता है बिल। ठीक है, विधेयक या बिल। विधेयक या बिल का मतलब क्या होता है, जब किसी भी संसद सदस्य ने एक पेश किया कि भाई एक ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा हमारे पास नहीं है तो हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं विधेयक। तो जो विधेयक होते हैं उसको हम मुख्य रूप से 2 विधेयक मान लेते हैं, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। एक है साधारण विधेयक और दूसरा है धन विधेयक। अब थोड़ा सा यहां पर आपको दोनों के बारे में अंतर समझ लेना। पहले हम बात कर रहे हैं साधारण विधेयक की, सिंपल है, इसको ले लेते हैं। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक हो सकता है लोकसभा में पेश किया जाए, हो सकता है राज्यसभा में पेश किया जाए। साधारण विधेयक लोकसभा में पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। तो मान लिया हमने वो राज्यसभा में पेश हुआ, जब राज्यसभा में पेश होने के बाद उस पर बहस होगी। बहस होने के बाद अगर बहुमत ने उसको पास कर दिया, बहुमत का मतलब साधारण बहुमत ने, उसमें भी बहुत सारे होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक अलग है, महाभियोग का विधेयक अलग है, ठीक है, धन विधेयक का अलग है, तो सभी का अलग अलग होता है। तो यदि राज्यसभा ने उसको पास कर दिया तो अब वो क्या करेगा, लोकसभा के पास जाएगा। अगर राज्यसभा ने फेल कर दिया तो विधेयक कहानी खत्म हो गई, लेकिन राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा के पास जाएगा। याद रखना, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक पहले लोकसभा में भी पेश हो सकते हैं, राज्यसभा में भी पेश हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा के पास जाएगा। अब लोकसभा हो सकता है उसको पास कर दे, हो सकता है फेल कर दे। ठीक है, अगर लोकसभा ने भी पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन अगर लोकसभा ने फेल कर दिया तो इनका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा का, साधारण विधेयक के मामले में। ठीक है, धन विधेयक हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, इन सब कुछ मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, लेकिन साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं हम। तो राज्यसभा ने
पास कर दिया, लोकसभा में गया। लोकसभा ने अगर फेल कर दिया तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगर पास कर दिया तो राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेगा। अब हमारा क्योंकि मेन यहां पर है, हम और चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, आप समझिए। अब राष्ट्रपति जी के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि वो उस पर हस्ताक्षर कर दें। अगर हस्ताक्षर कर दिए तो कानून बनेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो कहें कि नहीं भाई, इसमें मुझे जो थोड़ी सी गुंजाइश लग रही है, आप एक बार इसके बारे में दोबारा सोच लीजिए। तो इसको फिर पुनर्विचार के लिए कि दोबारा सोचना है, पुनर्विचार करना है, संसद में भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए। राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति जी पहली कंडीशन है सिग्नेचर कर दें। अगर सिग्नेचर कर दिया तो वो कानून बन गया। दूसरी कंडीशन है पुनर्विचार के लिए भेज दें। दूसरी कंडीशन में अगर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी इस विधेयक को भेजते हैं तो फिर राज्यसभा में, लोकसभा में पहुंचा। अगर इन्होंने दोबारा पास कर दिया और दूसरी बार राष्ट्रपति जी के पास भेजा तो अब राष्ट्रपति जी फिर तीसरी बार पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। बस ये एक क्लॉज ऐसी है जो राष्ट्रपति की पावर को थोड़ा कमजोर कर देती है, जिसमें संसद को राष्ट्रपति जी पर क्या दिया जाता है, प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती है। संसद ज्यादा शक्तिशाली हो गई है इस एक क्लॉज की वजह से कि अगर पुनर्विचार के बाद भी पहुंचता तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ऐसा व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात वो कानून बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए, क्योंकि हम लिखवा नहीं रहे हैं इसलिए हम धीरे धीरे एक बार फिर से बताते हैं। कोई विधेयक पहली बार लोकसभा में भी पेश हो सकता है, राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। ठीक है, इस बार हम मानते हैं कि वो लोकसभा में पेश हुआ है। लोकसभा ने अगर उसको पास कर दिया तो वो जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा ने पास भी कर सकती है, फेल भी कर सकती है। अगर फेल कर दिया तो संयुक्त अधिवेशन, अगर पास कर दिया तो फिर ये राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेगा। जब राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेगा तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए लौटा दें। अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो फिर वही सर्किल घूमेगा। लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी। अगर दोनों सदनों ने यानी संसद ने पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति जी के पास विधेयक भेज दिया, सब लिखा आता है इसी सवाल तरह से, यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं और वो कानून बन जाता है। यहां तक क्लियर है? लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या ऐसा कोई व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जी, इसका मतलब तो यही हो गया ना भाई कि संसद जो चाहे कानून बना सकती है, लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जी चाहे तो किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकें? आ जाते हैं भाई। देखिए, सपोज कीजिए एक विधेयक चल रहा है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा यहां पर। एक विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने के पास गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति जी के पास गया। अब हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है यदि कोई विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति या तो उस पर हस्ताक्षर करते हैं या पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो हस्ताक्षर करने या पुनर्विचार के लिए भेजना है वो कितने समय में करना है। टाइम का कोई उल्लेख नहीं है। अब इसी चीज को लूप, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिसका उल्लेख, मतलब राष्ट्रपति जी को एक विशेष पावर दे दी गई है। अगर लोकसभा राज्यसभा से पास होकर विधेयक राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है, अब राष्ट्रपति जी ना तो उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं ना पुनर्विचार के लिए उसको लौटा रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि विधेयक जो है राष्ट्रपति जी के पास पड़ा हुआ है, विचार अधीन है, ऐसी स्थिति में भारत में कोई पावर ऐसी नहीं है जो राष्ट्रपति जी से क्वेश्चन कर सके कि उस विधेयक का क्या मैटर है, क्या रहा। और ना ही कोई मतलब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी को पर कोई प्रेशर आ सकता है कि नहीं आप साइन करिए या पुनर्विचार के लिए लौटाइए। तो ऐसी स्थिति में वो जो विधेयक है वो पड़ा ही रहता है। अब उसको उठाकर एक तरह से राष्ट्रपति जी ने जेब में रख लिया, तो इसलिए वो जेब में रखने के कारण वो रुक गया, तो इसे बोलते हैं जेबी वीटो। जेब में रखने के कारण जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। तो ये एक विशेष शक्ति है
राष्ट्रपति जी के पास, जिसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा, राष्ट्रपति जी ने ना सिग्नेचर करे और ना ही उस पर को पुनर्विचार के लिए लौटाया, तो वो विधेयक वहीं पर रखा रखा समाप्त हो जाएगा भाई। ये एक विशेष शक्ति होती है जिसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। अब ये भी पूछा जाता है जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया, तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया। जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह, हमारे जो राष्ट्रपति जी थे उस समय पीएम थे श्री राजीव गांधी, और उस समय हमारे राष्ट्रपति जी थे श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, इन्होंने किया था डाक संशोधन बिल के खिलाफ। ठीक है, डाक संशोधन बिल के खिलाफ 1985-86 में इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, एकमात्र राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, और बिल था, विधेयक था डाक संशोधन बिल। ठीक है, अभी ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा साधारण विधेयक के मामले में। अब आ जाते हैं धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। धन विधेयक वो होता है जिसका प्रभाव भारत की संचित निधि पर पड़ता है। जिस विधेयक के कानून बनने से भारत की संचित निधि प्रभावित होती है वो धन विधेयक होता है। ठीक है, अब जब धन विधेयक होता है वो उसका निर्णय कौन करता है, ध्यान से सुनना भाई। कोई विधेयक धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, इसका निर्णय करता स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा साधारण विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, स्पीकर करता है। स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो जनरली ऐसे विधेयकों को पहले जिसमें धन विधेयक होने की संभावना है वो स्पीकर के सामने पेश किए जाते हैं कि भाई आप देखिए ये धन विधेयक है, साधारण विधेयक है। अगर स्पीकर को लगेगा ये धन विधेयक है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, देखिए। बात हम धन विधेयक या मनी बिल की कर रहे हैं, मनी बिल। तो धन विधेयक पहले ना लोकसभा में आएगा ना राज्यसभा में आएगा, पहले राष्ट्रपति जी उसको देखेंगे। ठीक है, नोट कर लेना कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही पेश किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, एक और बताया हमने कि कोई विधेयक धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी क्लियर। अब राष्ट्रपति जी ने अनुमति दे दी, राष्ट्रपति जी ने अनुमति दे दी तो धन विधेयक पहले केवल लोकसभा में पेश होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा से शुरुआत नहीं हो सकती। राष्ट्रपति जी की अनुमति मिलेगी, धन विधेयक लोकसभा में पेश होगा। क्लियर। इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। लोकसभा से पास होकर अगर वो राज्यसभा के पास पहुंचता है, अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा के पास पहुंचेगा। अब राज्यसभा इसको फेल नहीं कर सकती, पहली चीज ये ध्यान रखना आपको। राज्यसभा इसको फेल नहीं कर सकती, पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे और उनकी नहीं चाह रही कि भी ये पास हो, तो इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाने का भी संबंध सिस्टम नहीं है, इसमें संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जाएगा। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा फेल कर ही नहीं सकती, सिर्फ इसको सिफारिश दे सकती है। सिफारिश दे सकती है कि भाई आप इस धन विधेयक में हमारे हिसाब से ये चेंज कर लीजिए। अब वो जो चेंज बताएगी तो वो मानना नहीं मानना लोकसभा के अधीन है। लोकसभा चाहे तो मान सकती है, लोकसभा चाहे तो नहीं मानेगी। ठीक है, तो सिफारिश दे सकती है। सिफारिश का अधिकार है सिर्फ राज्यसभा को, किस मामले में, धन विधेयक के मामले में। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया, फेल तो कर ही नहीं सकती, पास नहीं किया, तो 14 दिन बाद वो पास माना जाता है। यानी कि राज्यसभा धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं होता। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रख सकती है, 14 दिन। अगर उससे पहले पास कर दिया तो ठीक है, नहीं तो पास ही माना जाएगा, फेल का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अब धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकती है या पास करना पड़ेगा, और जैसे ही राज्यसभा से निकलेगा वो राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेगा। याद रखना, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने इसको अपनी सहमति दी थी तभी पेश हुआ है, इसीलिए राष्ट्रपति जी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने पड़ते हैं, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात कानून बन जाता है। तो कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात। ठीक है, तो कानून से संबंधित या विधायी शक्तियां क्या हो गई, पहली शक्तियां क्या हो गई भैया जी, पहली शक्ति हो गई अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करें,
ये भी क्लियर है। और तीसरा क्या है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। और हमने एक और बताया कि जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया। उम्मीद है आपको ये विधेयक का कानून बनना, कानून निर्माण प्रक्रिया बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं राष्ट्रपति को और क्या पावर है। देखिए, राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है। राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है, पहली चीज, यानी संसद के सत्रों को बुला सकता है कि भाई आप आ जाइए, आप बैठक शुरू कीजिए। दूसरी बात, संसद को आहूत करना है, संसद को बुलाना है, कि भी कह सकते हैं। दूसरा बात भाई, राष्ट्रपति जी संसद को संबोधित कर सकते हैं। जब भी नई लोकसभा का चुनाव होता है और नई लोकसभा चुनकर आती है तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते ही करते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति भी है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान कर सकते हैं। ठीक है। एक और है भाई, संसद का सत्रावसान कर सकते हैं। एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा को स्थगित करना, लोकसभा को स्थगित करना, स्थगन करना, लोकसभा को स्थगित करना, ये कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। देखिए, सत्रावसान राष्ट्रपति, विघटन राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा का तो विघटन होता ही नहीं, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लेकिन स्थगित करने की शक्ति स्पीकर के पास है। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर समझिए, ये शब्द हैं जो गड़बड़ करवा देते हैं हमसे। स्थगित करने का मतलब क्या है? जैसे अभी लोकसभा चल रही थी, कुछ दिन पहले कृषि बिल आया, तो कृषि बिल आने पर हंगामा हुआ संसद में। इतना हंगामा हुआ कि पता चला जी आज की कार्यवाही नहीं चलेगी। तो ऐसे में स्पीकर कहेगा जी क्योंकि आज की कार्यवाही नहीं चल रही तो कल तक के लिए स्थगित की जाती है, या 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है, या 4 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। मान लिया आज शुक्रवार है, शुक्रवार में कार्रवाई नहीं चल पाई, तो शुक्रवार में बोलेगा कि भाई आज की कार्रवाई स्थगित कर जाती है, कब तक के लिए? सोमवार तक के लिए। सोमवार में दोबारा संसद बैठेगी। तो इसको स्थगित होता है जब कुछ समय के लिए संसद की कार्रवाई को रोक दिया जाता है कि भाई अब पोस्टपोन कर दिया है, अब जो है तब संसद की कार्रवाई शुरू होगी। ये किसके पास होती है? स्पीकर के पास। स्पीकर का मतलब लोकसभा का स्पीकर। अगर हम राज्यसभा में, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होगा वो स्थगित करेगा। ध्यान से सुनना इस चीज को कि लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति स्पीकर के पास, यानी लोकसभा अध्यक्ष या जो भी वहां पर उस समय उपाध्यक्ष हो सकता है, डिप्टी स्पीकर भी हो सकता है ना, उस समय हो सकता है उस दिन स्पीकर ऊपर नहीं हो तो वो स्पीकर के रूप में भूमिका निभा रहा है। और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति करता है। लेकिन विघटन का मतलब क्या है? विघटन का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, मान लिया 2019 की बात करें, 2019 में लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है। तो सपोज कीजिए कोई डेट है, आज की डेट है, मतलब आज 2019 की डेट है कोई, आज इसका कार्यकाल कंप्लीट हो गया है, तो राष्ट्रपति जी कहेंगे कि आज हम लोकसभा को विघटित कर रहे हैं। विघटित जैसे राष्ट्रपति जी कहेंगे कि विघटित कर रहे हैं, तो उसी दिन से जितने भी हमारे लोकसभा के मेंबर थे उनका पद खाली हो गया। अब मतलब पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो गई है। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग हो गई है तो दोबारा चुनाव होंगे और दोबारा चुनाव होकर नई लोकसभा का गठन होगा। यह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। दूसरा भाई, अब जो राष्ट्रपति जी के पास एक ये पावर होगी संसद मतलब सत्र को विघटित करने की, सत्रावसान करने की, लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है, लेकिन स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? स्पीकर के पास है। एक और सवाल है जो कंफ्यूज करता है कि जो जॉइंट सेशन होता है, जेएस लिख रहा हूं मैं, जॉइंट सेशन यानी कि जॉइंट सेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बुलाया जाता है जिसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसको बुलाता कौन है? बुलाने की शक्ति है, बुलाना की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। ये ऐसी चीजें जो कंफ्यूज करती हैं।
संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति, जैसे मैंने कल बताया कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और एम्बेसडर वगैरह की, राजदूत वगैरह की नियुक्ति करते हैं। बहुत सारी नियुक्ति संबंधी बताया हमने। तो यहाँ पर एक देखिए, तो क्योंकि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं कौन भैया? राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति जी से संबंधित एक सवाल बहुत अच्छा बन सकता है कि जो संसद के मंत्री होते हैं उनके मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, मंत्री के विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और तीसरा, मंत्री को पद से हटाना राष्ट्रपति करते हैं। और चौथा, मंत्री को शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम है। ठीक है, तो अब देखिए, इस तरह का एक सवाल बन सकता है। देखिए जी, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ये मालूम है आपको। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी ये तो ठीक है। लेकिन हमने पूछा कौन सा ठीक नहीं है। मंत्रियों को शपथ भी राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाती है। ये माना जाता है कि जो मंत्रियों को शपथ है वो राष्ट्रपति जी ही दिला रहे हैं। अब वो उनके एजेंट दिला दे, अलग बात है। मंत्रियों को पद से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। लेकिन किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करेंगे ना इसको, तो राष्ट्रपति नहीं करेंगे। तो ये सवाल देखिए, मैंने वैसे ही जल्दी में बनाया है, लेकिन याद रखना, विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करेंगे, इसमें राष्ट्रपति जी भूमिका नहीं निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ये रक्षा मंत्री चाहिए, तो राष्ट्रपति जी उसको रक्षा मंत्री नियुक्त कर देंगे। उम्मीद है ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट्स भी हैं हमारे। जैसे भारत में सबसे लंबे समय तक के राष्ट्रपति, सबसे लंबे समय, अगर सबसे लंबे समय की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति रहे। और सबसे कम समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। समय की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति रहे। ये क्लियर है? ये दो पूरे कार्यकाल किए, और उससे पहले आपको पता है कि 50 से 52 तक ये एक तरह से मतलब थे तो निर्वाचित ही मान सकते हैं, लेकिन संविधान सभा द्वारा, फिर संसद द्वारा बने 2 साल पूरे किए, तो 12 साल के करीब इन्होंने कार्यकाल पूरा किया। जाकिर हुसैन सबसे कम समय के लिए रहे। ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ठीक है, पहले ये थे और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद 2 थे, तो इनका कार्यकाल सबसे कम रहा। दूसरा, इसके बाद आते हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। निर्विरोध कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी थे, 1977 में ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए श्री नीलम संजीव रेड्डी 1977 में ये चुने थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसके बाद जेबी वीटो का प्रयोग पता चली गया। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले कौन थे? श्री ज्ञानी जैल सिंह। एक और सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसके बाद एक और सवाल बनता है कि अगर देखिए हमारे यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे यहाँ पर 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति अभी तक 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति। पूर्णकालिक का मतलब होता है जो पूरी तरह से जीत कर आते हैं और वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने की बात करते हैं। अब वो जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन वगैरह की भी काउंटिंग आएगी इसमें। 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति रहे हमारे।
और 3 रहे कार्यवाहक राष्ट्रपति। अभी तक की बात कर रहे हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी तक की बात है ये। 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो कार्यवाहक की बात करते हैं। ये तो 14 तो सभी क्लियर है। पहले और दूसरे, सॉरी नंबर नहीं लिखते हम। 3 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और बीडी जत्ती। ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ऐसा भी सवाल बन सकता है कि 4 राष्ट्रपतियों के नाम दे दे, इनमें से कौन से कार्यवाहक नहीं रहे? तो 3 ये हैं, चौथा कोई भी लगा देंगे। तो ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं भारत में, और बाकी 14 जो हैं पूर्णकालिक राष्ट्रपति हैं। वीवी गिरी ऐसे हैं जो पूर्णकालिक राष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। मैंने एक बताया था कि दूसरे चरण की मतगणना में चुने जाने वाले राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी थे। जब दूसरे चरण की मतगणना में चुने गए तो ये पूर्णकालिक राष्ट्रपति भी रहे हमारे। ठीक है। भारत के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे श्री एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे का मतलब दूसरे व्यक्ति के हिसाब से, कार्यकाल में तो दूसरे क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन हम दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वो शिक्षक थे और उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनसे अलग हमारे भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे भाई? श्री एपीजे अब्दुल कलाम, सभी को मालूम है। तो ये कुछ राष्ट्रपति के बारे में फैक्ट थे भाई, ठीक है, जो कि आपको जानना चाहिए। एक बात और, अभी आगे बढ़ने से पहले हमने इन शक्तियों में राष्ट्रपति के जो है आपातकालीन शक्तियां नहीं बताई हैं। अभी हमारी वीडियो चलेगी, लेकिन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की वीडियो हम बहुत पहले डाल चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप जब हमारी ये वाली वीडियो जिसको भी आप देख रहे हैं, इसका लास्ट आएगा तो स्क्रीन पर लास्ट में वही वीडियो रहेगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वीडियो चल जाएगी जिसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। याद रखना, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियों वाली वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से बार बार सवाल रिपीट होते हैं, तो उसको जरूर देखिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, और लास्ट में स्क्रीन पर जब हमारी वीडियो एंड होगी तो यहाँ पर स्क्रीन जो है इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक स्क्रीन पर लिखा आएगा, उसको जैसे क्लिक करेंगे वो वीडियो चल जाएगी भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद राष्ट्रपति के कुछ और पावर भी हैं। जैसे एक पावर है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति लिखी हुई है। अब इस क्षमादान की शक्ति का मतलब क्या है? देखिए भाई, कि राष्ट्रपति किसी भी भारत के किसी भी कोर्ट के फैसले को बदलने की शक्ति रखते हैं। किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया तो राष्ट्रपति उस अपराधी को क्षमा कर सकते हैं। पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी मिला हुआ है तो राष्ट्रपति जी उस मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो असीमित है, जितनी चाहे उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ कोर्ट की तरफ से और राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। बोल सकते हैं भाई इसके मृत्युदंड के बजाय इसे आजीवन कारावास दिया जाए, या कहें कि भाई ठीक है ये हमारी नज़र में इसका सज़ा पूरी हो चुकी है, अब इसको रिहा कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। दूसरा, भारत के किसी भी कोर्ट के फैसले को बदलने की शक्ति है राष्ट्रपति जी के पास मृत्युदंड वाले केसों में। समझ रहे हो भाई? दूसरा एक और है, भारत का किसी भी कोर्ट का मतलब क्या है? भारत के जो सैनिक कोर्ट होते हैं, जो सैन्य अदालत होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आर्मी वगैरह होती है इनकी कोर्ट अलग होते हैं अपने अंदर के, जिसमें कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया वगैरह सुनते हैं हम। कोर्ट मार्शल हो गया बंदे का, तो ऐसी स्थिति में उनके फैसलों को भी राष्ट्रपति जी बदल सकते हैं। मान लिया ए नाम का कोई व्यक्ति है और इन्होंने क्या किया कि भाई कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ रहे थे, इन्होंने कोई, जैसा फिल्मों में भी दिखाया जाता है, इन्होंने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो सेना के अनुशासन के खिलाफ था। ठीक है, और इन पर कार्रवाई चलाई सैन्य अदालत ने, पता चला जी इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, या कोर्ट मार्शल नहीं करा, इनका डिमोशन कर दिया गया। राष्ट्रपति जी के पास अपील पहुंचती है, राष्ट्रपति जी सोचते हैं यार ये तो अच्छा काम किया था इन्होंने। अब राष्ट्रपति जी कहेंगे आप कोर्ट मार्शल छोड़ रहे हो, छोड़िए, इनको दोबारा नौकरी पर रखिए और प्रमोशन करके रखिए भाई। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इन अदालत के फैसलों को भी बदल सकते हैं।
ठीक है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहां पर है? अनुच्छेद 72 में है भाई। उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। देखिए वैसे मैंने क्या कहा, अभी मैंने बताया कि भाई क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब कि हम जो है अलग अलग चीज़ों को बता सकें, इसलिए हमने चीज़ों को कंपाइल कर लिया और जहाँ से सवाल उठ सकता है सिर्फ उन्हीं को बताया हमने। ठीक है, आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा इसीलिए रही क्योंकि भाई नवंबर के लास्ट में पेपर हो जाएगा तो हमें अभी बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा कर किया हमने। मजबूरी हो गई, वो जो बीच में हमारी छुट्टियाँ हो गई मजबूरी की वजह से, तो उसने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, वरना तो बहुत सारे हमारा कोर्स कंप्लीट होता ही होता पक्का। ठीक है, चलिए अभी भी कोशिश करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर ले लेंगे। तो भैया जी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारा वीडियो ये नहीं देखा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो आपकी ये 3 वीडियो देखना व्यर्थ हो जाएगा। आपने राष्ट्रपति पर तीसरी वीडियो आज, तो 3 वीडियो ये है और चौथी वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जब चारों मिल जाएंगी तो ही आप कंप्लीट होंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर किसी ने अभी हमारी इसी वीडियो को देख रहे बाकी राष्ट्रपति के बारे में नहीं देखा तो भी आप कंप्लीट नहीं है, तो भी आप चारों वीडियो देखिए। मतलब ये इनसे पहली 2 और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो ही आप राष्ट्रपति के बारे में क्लियर कह सकते हैं। ठीक है भैया जी, तो आज की वीडियो में भैया इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।